लगातार बने रहेंगे। चलिए दोस्त, लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, और कम से कम 50 बार मैं इस क्वेश्चन को कराया हुआ हूं आपके इस सत्र में, और मैं इसलिए कराया हूं क्योंकि इसे प्रश्न निश्चित होता है, और 2011 से लेकर के 2019 तक का इतिहास है कि ऐसा हुआ ही नहीं कि यहां से प्रश्न नहीं आया हो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का मुख्य थीम नहीं है। कह रहा है क्या भोजन नहीं है, संबंध नहीं है, आश्रय नहीं है, और कह रहा है कि क्या इसमें से जल नहीं है। हमने आपको बताया था कि पर्यावरण की विषय वस्तु का, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का 6 मुख्य थीम और 4 उप थीम। तो दोस्त इसमें नहीं है संबंध। अब आइएगा और यहां पे पिक्चर पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाएंगे, और हम ये प्रयास करेंगे कि ये पिक्चर देखने के बाद आपको कभी नहीं भूलेगा, पिक्चर देखने के बाद आपको कभी नहीं भूलेगा। चलिए दोस्त, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर हम बात करते हैं मुख्य थीम की बात करते हैं, तो मुख्य थीम की संख्या 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्या क्या है? परिवार एवं मित्र। देख लीजिएगा आप चित्रों के माध्यम से। भोजन की हम बात करते हैं, सदाबहार थाली आपके सामने लगी हुई है। और अगर हम बात करते हैं आश्रय की, तो देखिएगा दोस्त, आश्रय, शेल्टर या आवास आप जिसको बोलते हैं, आप यहां पर देखेंगे। और हम जल की बात करेंगे दोस्त, तो पत्ते के साथ बूंद टपकते हुए पर्यावरण के साथ आप जल की बात करेंगे। यात्रा की बात करेंगे दोस्तों, तो उसका चेहरा आप भूल ही नहीं सकते। लॉकडाउन में मुंबई, गुजरात से लोगों ने पैदल यात्राएं की है, और उसकी एक मार्मिक चित्र मैंने यहां पर शामिल किया है। और हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, चाहे वो कोयला खदान की बात हो, चाहे हम नए प्रयोग करके आविष्कार कर रहे हो, तो ये हमारे 6 के 6 क्या हो गए दोस्त? मुख्य थीम। अब बात करेंगे परिवार और मित्र चैप्टर का उप थीम भी है, और ये क्या है? संबंध, कार्य, खेल, पशुएं और पौधे। क्लियर हुआ दोस्त? अब इसको आप माइंड में सेट करके रखेंगे कि यहां पे आपका मुख्य थीम की संख्या 6 और उप थीम की संख्या 4। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, और ये वर्ष 2020 जुलाई एग्जाम के लिए सबसे खतरनाक प्रश्न, जैसे 19 के दिसंबर में पूछा था कि कौन अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, नया प्रश्न बना था जिसको केवल मैंने पढ़ा था। उसी प्रकार से इस वर्ष के लिए मैंने चुनिंदा एक प्रश्न लाया हूं कि निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं? कह रहा है कि क्या मैना के कान घूमते हैं, कह रहा है क्या हाथी के घूमते हैं, खरगोश के घूमते हैं, और कह रहा है क्या बाघ के घूमते हैं। प्रश्न नंबर 2 के लिए दोस्त कमेंट करिएगा, और फास्ट कमेंट करेंगे। आज लंबी यात्रा पूरी करनी है, अब फास्ट कमेंट करेंगे दोस्त, बिल्कुल। चलिए, बहुत सारे लोग 2 का ए बता रहा है, डी बता रहा है, 2 का ए, डी, बी, मिक्स आंसर आ रहा है। दोस्त हम आपको बता दें, ये एकदम बिल्कुल यूनिक चीज बातें हैं। ऐसा कार्य करता है कौन? तो ऐसा कार्य करता है बाघ। दोस्त ध्यान दीजिएगा, ऐसा कार्य करता कौन है? तो ऐसा कार्य करता है बाघ। अब बाघ करता है, आप खरगोश और हाथी दोनों अपने कान को इधर उधर घुमाते, कंफ्यूजन होगा। तो दोस्त आइए लेकर के चलते हम एनसीईआरटी में। सबसे पहले हम लोग उस बात का कंफ्यूजन दूर करते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी के और तथ्यों की ओर आपको लेकर के चलेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा कि बाघ हवा से पत्तों के हिलने, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है, और बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज, देखिए एकदम सेम लाइन लिखी है कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। मैंने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। अब आप यहां से संपूर्ण नॉलेज बनाने का प्रयास करेंगे, और हम शुरुआत से लेकर के चलेंगे। कंफ्यूजन होता है आपको कि बाघ अंधेरे में मनुष्यों की तुलना में कितना देखता है। तो मैंने पिछले दिनों ट्रिक्स बताया था, शॉर्ट में हम आपको उस ट्रिक्स का जिक्र कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछता है कि मनुष्यों की अपेक्षा 4 गुना, और एक पूछता है आपसे कितना गुना, तो एक आपसे पूछता है कै गुना, 6 गुना। दोस्त इसका कंफ्यूजन हम आपको हमेशा के दूर कर देते हैं। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा गिद्ध, मैंने लिखा चील, हमने लिखा बाज।
तो दोस्त ये बताइएगा गिद्ध, चील, बाज के पैर कितने पाए जाते हैं? तो आपका जवाब होगा इनके पैर, टांगे कितनी? 2। लेकिन बात तो हम देखने की कर रहे हैं, तो आंखें कितनी पाई जाती हैं? 2। तो बराबर हमारा कितना हो गया? 2 + 2 = 4। तो ये मनुष्यों की अपेक्षा कितना गुना देखते हैं, ये हमेशा के लिए याद रखिएगा। चलिए 6 गुना की बात करते हैं। शेर, बाघ हो गया, तो अब जरा सेम ट्रिक अपनाइएगा। शेर और बाघ दोनों की अगर हम बात करें तो टांगे इनकी कितनी पाई जाती हैं? तो आप बताएंगे 4। लेकिन प्रश्न तो देखने से तो आंखें इनकी कितनी पाई जाती, तो आप कहेंगे 2। तो बराबर ये मनुष्यों की तो कितना देखेंगे? कै गुना? तो दोस्त आपका जवाब होगा 6 गुना। चलिए उस बात को वहां से आप अच्छे से इस बात को याद रखेंगे पिछले दिनों। तो ये पहली लाइन सेटिस्फाई हुई। दूसरी लाइन एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। प्रश्न यहां से भी आ चुका है और बनने की उम्मीद है। और आगे ध्यान लीजिएगा कि कहता है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं और यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है और एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है और फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह उस बाघ की मर्जी। मतलब ये अनुमान तुरंत उसको पता चल जाता है कि यहां से हमारा बॉर्डर क्रॉस हो गया, अब यहां से दूसरा इलाका आ गया। और अंत में आएंगे लास्ट एक पॉइंट हम बचे हुए पर, तो कह रहा है कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। इस वर्ष के लिए यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष के लिए यह वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है। प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव समय समय पर अपनी आवाज बदलता रहता है? गुस्से में अलग आवाज, बाघिन को बुलाना हो, आप समझ रहे हैं थोड़ा सा यहां पे, तो बुलाना हो तो अलग आवाज, और कह रहा है कि कभी कराहना हो तो और गुर्राना हो तो अलग आवाज। और बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर? तो ध्यान दीजिएगा कि बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकता है। तो ये सीधे सीधे यहां पे नोट्स हैं किसके? एनसीईआरटी के। दोस्त एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोस्त आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए आएंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखिएगा यह भी इस वर्ष का बहुत शानदार प्रश्न होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि असत्य कथन पर विचार करें, मतलब दिए गए चारों ऑप्शन में से कोई एक गलत है। कह रहा स्लाथ लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर निवास करता है। यहां सब बना लेंगे, निवास करते हैं। बी कह रहा वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा, फास्ट कमेंट करेंगे आप, फास्ट कमेंट करेंगे। सी कर मच्छर मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों के गंध के द्वारा पहचान लेते हैं। और ऑप्शन नंबर डी करा लगभग सभी पक्षियों के आंखों की पुतली घूम जाती है, मतलब आंखों की पुतली घूमती है। तो दोस्त कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 3 के लिए, प्रश्न नंबर 3 के लिए, प्रश्न नंबर 3 के लिए फास्ट कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट करेंगे, प्रश्न नंबर 3 के लिए कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल, चलिए कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं, कुछ लोग ए भी कर रहे हैं, मिक्स आंसर आ रहा। मैंने जानबूझ करके जहां जहां आपको कंफ्यूजन होती उसी को प्रश्न बनाओ और अभी एनसीईआरटी में दिखा दूंगा कहां क्या होता है और आप छप जाएगा दिमाग पे। दोस्त इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसे प्रश्न आ चुका है और उसने कहा कि लगभग सभी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम जाती है और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि पक्षियों के आंखों की पुतली, मतलब अधिकांश पक्षियों के आंखों की पुतली नहीं घूमती है। और ये क्या कर रहा है कि पुतली घूम जाती है और हमें देना था क्या? असत्य बताना था। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब आइएगा दोस्त, आएंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम अब देखिए, सबसे पहली बात आपसे हुई किसकी थी? स्लॉथ की बात हुई थी। तो एनसीईआरटी स्लॉथ के बारे में क्या कहता है इसको आप समझिएगा। इसके पहले कि हम उस चीज को समझे, एक कंफ्यूजन दूर कर देना चाहते हैं कि 2 वर्ष प्रश्न आया और 1 वर्ष उसने कहा कि स्लॉथ 17 घंटे सोता है और 1 वर्ष उसने कहा कि स्लॉथ जो है
एक वर्ष उसने बोला कि सलात 17 घंटे सोता है, और एक बार उसने कहा कि सलात 18 घंटे सोता है। तो देखिए सुनिएगा, लाइन में लिखा कि भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। याद करिए, मैं पशुएं पढ़ा रहा था आपको कि सलात भालू जैसा दिखता है पर वह भालू नहीं है। आगे कह रहा है ये दिन के करीब 17 घंटे। इस बात तो यहां पे अभी इसको मार्क करिए, अभी हम कंफ्यूजन दूर करते हैं। उल्टे सिर से लटक कर मस्ती से सोता है, और जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्ती खा करके पलता है, जीवन बिताता है। करा इसीलिए इन्हें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं, और लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर, मतलब 40 वर्ष की आयु जो इनकी होती है 8 पेड़ों पर, मतलब एक पेड़ों पर लगभग 5 वर्ष पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। दुनिया का सबसे आलसी जीव है, इससे आलसी कोई जीव नहीं है। और ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, और उसी समय नहा धोकर अच्छा तैराक भी है, चला जाता है। अब कंफ्यूजन आयोग को मैं दिखा रहा हूं एनसीईआरटी कैसे गलत होती है। कह रहा कि 17 घंटे पेड़ों से सिर लटक कर मस्ती से सोता है। अब आइए देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। घड़ी बनाई है 24 घंटे के चक्र का, और कहती है कि सलात का जगना। अब देखिए इसने 24 घंटे का वक्र बनाया है। अब देखिए क्या कर रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 घंटे। अब सोने का चक्र 18 घंटे देख लीजिएगा, तो 17 घंटे और 18 घंटे दोनों दिया है। और अगर दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं हो सकता, और अगर हो जाएगा तो उस वर्ष आयोग को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ेगा। तो आप में से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और तो आप इस चीज को, अब देखिए मैंने एनसीईआरटी की पेज है, मैंने कुछ नहीं, आप स्लाथ को भी देख सकते हैं। देखिए यहां पे बेचारा लटका हुआ है, तो इस चीज को आप देख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब सोने जगने की ये प्रक्रिया थी इसको, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई हुआ। स्लाथ के बारे में आप सेटिस्फाई हुए। अब आइए, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं? हम ये नहीं कहते आप माने या ना माने, हम चलिए एनसीईआरटी में लेकर के चलते हैं। कह रहा कि डॉल्फिन, देखिए यहां पे नीली व्हेल डॉल्फिन की बात कर रहा है। कह रहा डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। तो वहां पे सेकंड नंबर का जो ऑप्शन लिखा हुआ था वो सेटिस्फाई हुआ दोस्त, कि वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी क्या होती है, भाषा होती है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब आइए यहीं से कुछ चीजें और देख लीजिए। एक आपने सुना होगा शीत निद्रा जीव। शीत निद्रा, जिस तरह पृथ्वी पर हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज निकालते हैं, उसी तरह आप अलग अलग बातों के लिए अलग अलग भाषा बना लेते हैं। तो ये अब देखिए कितना सोए। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों फिर नहीं दिखाई देते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है। हम अब यहां से देखिए कम इंफॉर्मेशन है, तो यही प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत निद्रा जीव है। तो शीत निद्रा जीव की बात करता है। तो देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ इसने यहां पे प्रदर्शित किया है किसको, छिपकली को। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़िएगा और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अच्छा, अब अगले पॉइंट्स पर आते हैं। अगले पॉइंट्स पर आते हैं तो देखिए आपका तीसरा ऑप्शन क्या कहा था। तीसरा ऑप्शन कहा था कि मच्छर मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों के गंध द्वारा पहचान लेते हैं। तो दोस्त आइए हम आपको दिखाते हैं कि मच्छर के बारे में एनसीईआरटी क्या कह रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि देखिए यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए, कह रहा कि तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? कह रहा सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहां हो। तो कह रहा मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवों की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं।
अब इसी प्रकार से देखिए रेशम के कीड़े के बारे में भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि रेशम का कीड़ा तो मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूं, ये हूबहू साफ साफ ये आपका क्या एनसीईआरटी ये रेशम के कीड़ों को यहां पर प्रदर्शित किया गया। अब एक चीजें आप और यहां से ध्यान दे लीजिएगा, चलिए कह रहा बहुत साल पहले वैज्ञानिक ने इसी प्रकार के कई प्रयोग किए और एक लाइन और आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को क्या हो जाता है, रास्ता मिलता है। तो ये तीन बातें आप प्रमुख रूप से इस लाइन में याद रखेंगे। और लास्ट लाइन में जहां पे आंखों की पुतली की बात की गई थी, अब वहां पर ध्यान दीजिएगा कि आंखों की पुतली से कैसे प्रश्न बनते हैं और यहां से आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए ये लाइनें बहुत कंफ्यूज करती हैं और आपसे लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न बना रहता है। तो दोस्त क्या कह रहा है कि ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है और क्या पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, आप नहीं कर सकते। आप देखिए, आप अगर देख रहे हैं तो एक साथ एक ही जगह ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी साफ करी पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं। आगे करा जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक समान एक चीज पर होती है। आगे जो कंफ्यूजन की लाइन है, तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं, जानते हो क्यों? तो ध्यान दीजिए, यही एग्जाम में कंफ्यूजन का प्रश्न बना, 3 बार आया। कहा ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है और अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं। तो प्रश्न पूछा था कि अधिकांशतः पक्षी अपना गर्दन ज्यादा हिलाते हैं, क्यों? तो बस उसका यही है कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। क्लियर हुआ? तो चलिए दोस्त, यहां से हमें ये 3 प्रश्न और 3 प्रश्न के माध्यम से लगभग हमने 15 प्रश्नों का आपसे यहां पर जिक्र करिए, केवल 3 प्रश्न के माध्यम से। अब आइएगा और फास्ट कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट करेंगे और अपना समय बचाएंगे और हम सीधे आएंगे एक्सप्लेनेशन की ओर। कह रहा असत्य, ध्यान दीजिए यहां पर भी आपको रॉन्ग आंसर स्टेटमेंट ढूंढना है। कह रहा हवा का तापमान है, हवा का तापमान है, उसे कितनी नमी है, मतलब कह रहा कि इसमें भी बीजों के अंकुरण होने के समय में अंतर आ सकता है। मतलब हवा के तापमान से वायु की नमी से उसमें कितनी नमी है, मतलब तापमान कितना वायु गर्म है और उसमें कितनी आर्द्रता, कितना वाष्प, कितनी नमी मौजूद है। कह रहा इससे बीजों के अंकुरण होने के समय में अंतर आ सकता है। ये अगर प्रभावित होते हैं तो ये अंकुरण को प्रभावित कर देंगे। भी कह रहा कितनी चतुराई से कुछ पौधे शिकार करते हैं। स्टेटमेंट ध्यान दीजिए, सी कह रहा सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में वेलक्रो, देखिए एक नया शब्द आया हुआ है और ये नया शब्द आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल संभावित है दोस्त कि वेलक्रो का आइडिया आया था। और डी कह रहा परवल मेथी पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लेकर के आए थे। प्रश्न नंबर 4 के लिए कमेंट करिएगा दोस्त, प्रश्न नंबर 4 के लिए आप कमेंट करेंगे। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे, आप समय बचाएंगे, फास्ट कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल फास्ट कमेंट करेंगे। चलिए मैक्सिमम बता रहे हैं, चलिए मैक्सिमम बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल डी बता रहे हैं, मैक्सिमम डी बता रहे हैं। अच्छा कुछ लोग सी में भी कंफ्यूजन है। अच्छा मैक्सिमम डी, सी डी। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हम आपसे असत्य कथन पूछ रहे हैं। परवल और मेथी, तो परवल और मेथी भारत का देसी भोजन है। ध्यान दीजिए भारत का देसी विषय वस्तु होता है। कैसे? आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है, चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहले इस लाइन को करिएगा, हवा के तापमान की बात करते हैं। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी क्या कर रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि शिक्षक संकेत, ध्यान दीजिए क्या कर रही है कि प्रयोग करते समय कमरे में हवा का तापमान, उसमें नमी कितनी है, इससे भी अंकुरण होने के समय में अंतर आ सकता है। तो पहला स्टेटमेंट वेरीफाई हुआ। दूसरे नंबर पर आएंगे दोस्त, और दूसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा कुछ पौधे, आपने अभी यहां पर देखा कि कुछ पौधे, देखे
कितनी चतुराई से कुछ पौधे शिकार करते हैं। अब देखिए ये ऑप्शन बहुत एकदम सीधा एनसीईआरटी का है। आपने शिकारी पौधे का नाम सुना होगा, शिकारी पौधा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। 2019 दिसंबर में आया था तो उसने कहा केवल कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं, उसने छोटे जीवों का शिकार छोड़ दिया था। इसके आधार पर वो गलत हो गया था। तो आपको ध्यान देना कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इन्हें निपेथिन सबसे ज्यादा मशहूर है। निपेथिन्स पौधा जिसको घटपर्णी बोलते हैं, कह रहा यह कहां पाया जाता है। ये देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। और क्या कर रहा है, इसका आकार लंबे घड़े के जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा कि ढक्कन नुमा संरचना ऊपर बनी रहती है। आगे क्या पूछा था, घड़े से खास खुशबू, मतलब एक विशेष गंध निकलता है, खुशबू निकलता है और जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा ये पौधे शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। तो आपके एग्जाम में यहां पे प्रश्न क्या था कि कुछ पौधे शिकार करते हैं वो भी कितनी चतुराई से। तो आपको यह ध्यान देना था कि बात किसकी किया गया, निपेथिन्स या जिसको आप बोलते हैं घटपर्णी पौधा। चलिए दोस्त, अब दूसरी बात, वेलक्रो की बार बार आपके सामने चर्चा हो रही है। वेलक्रो, तो अगर हम वेलक्रो की बात करते हैं सबसे पहले समझिए वेलक्रो क्या होता है। तो पहले लाइन को समझिएगा, कह रहा स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया। तो देखिए हमने प्रश्न सिर्फ इतने ही बात से बनाया कि स्विट्जरलैंड में सर्वप्रथम वेलक्रो का आइडिया आया। कैसे आया था, यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे थे और कह रहा उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं और कह रहा इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देख वे हैरान रह गए और झट से माइक्रोस्कोप से इसको निकाला, माइक्रोस्कोप से निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। और बीजों में छोटे छोटे हुक थे। आप भी जैसे गांव में अगर जाते होंगे तो देखते होंगे कुछ हमारे बीज जो होते हैं हमारे कपड़े में फंस जाते हैं। तो कह रहा छोटे छोटे हुक थे, इसकी मदद से बीज कपड़े को रेशों पर अटक आए थे। ये देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया और क्या बनाने का, वेलक्रो। और वेलक्रो क्या होता है, आपने देखा होगा कि सैंडल को हम चिपकाते हैं और तेज चर्र से खींचते हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को चिपकाने वाला जो होता है इसी को कहा जाता है क्या, वेलक्रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेलक्रो। तो ये हमारा क्या है, ये स्विट्जरलैंड में इसका प्रमुख रूप से आइडिया आया था। चलिए, और एक हमारा जो आगे की एक बात थी कि आपने ये देखा कि यहां पर हमने आपसे बातचीत किया था, कौन कहां से आए जी। ये एनसीईआरटी की साफ साफ लाइन है, करा बीज को बिखरने वाली सूची में तो मतलब इंसानों को शामिल किया। हां, हम भी बीजों को यहां से वहां पहुंचाते हैं अनजाने में, जानबूझकर भी। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं और ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद लोगों को याद ही नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से यहां नहीं उगते थे। अब देखिए, पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत क्या लाए थे, अब ये सारे भारत में उगाई जाती, क्या लाए थे, मिर्ची। और हमने वहां आपसे बात किसका किया है, तो दोस्त हमने बात आपसे यहां पर देखिए, हमने बात आपसे किसका किया है, तो आप यहां पर देखेंगे, देखिए परवल मेथी की हमने बात किया था और वहां आप सही आंसर क्या है, मिर्ची आंसर। अब परवल और मेथी के बारे में हम देखेंगे कि ये भारत का किस प्रकार से देशी है। तो अगले पेज पर आप यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा अब देखिए ये गाना आप थोड़ा सा एनसीईआरटी का ये पोयम है और इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और बहुत ही अच्छे से आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। क्या कह रहा है, कह रहा कि आलू मिर्ची चाय जी कौन कहां से आए जी। कह रहा है 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से। कह रहा व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। कहां से आए, 7 समुंदर
पारस से आए। आगे कह रहा है दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी मसालों की है पटरानी। आगे कह रहा मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद। अब आगे आइएगा कह रहा साथ टमाटर आए जी आलू मिर्ची चाय जी भिंडी है अफ्रीका की भूरी भूरी काफी भी। आगे आइएगा आगे क्या कर रहा है नक्शे में यूरोप किधर है वहीं से आए गोभी मटर, मतलब गोभी मटर आए कहां से यूरोप से आए। आगे क्या कर रहा है चाय असम की बाई जी आलू मिर्ची चाय जी जो टाइटल था। आगे कह रहा चली चीन से सोयाबीन आ चुका है, सोयाबीन का जननी देश तो आपको पता होगा सबसे ज्यादा चर्चा में भी है। चली चीन से सोयाबीन पहुंची अमेरिका बजाती बीन। कह रहा घूम घाम लौटी अपने देश उसमें है गुण कई विशेष। कह रहा रोब जमकर आई जी आलू मिर्ची चाय जी। कह रहा बैगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर और केला पालक परवल टिंडा मेथी भाई बहन ये सब देसी। यही आपके एग्जाम में पूछा था देसी का मतलब ये कहां की उपज है आप बताएंगे भारत की। तो भारत की अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो क्या बोला था एक बार रिपीट कर देंगे कि बैगन मूली सेब करेला आम संतरा बेर और केला पालक परवल टिंडा मेथी है भाई बहन ये सब देसी। कह रहा भारत की पैदाइश जी कौन कहां से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। क्लियर हुआ दोस्त? तो चलिए इस चीज को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल चलिए बिल्कुल चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और ये आएंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा कि देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट भोजन से एक प्रश्न हर साल घुमा फिरा करके पूछता है और मैं सारे तथ्य को आपके सामने बस कंसंट्रेशन बना करके रखा है। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कह रहा और सही उत्तर दें। कच्चा दूध मनुष्य के शरीर में 2 घंटे 15 मिनट में पेट के अंदर क्या हो जाता है पच जाता है। बी करा उबला दूध 1 घंटा 30 मिनट में पेट में पचता है। 5 के लिए एकदम फास्ट कमेंट करेंगे। सी करा कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है और डी करा पूर्णतः उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आपको अच्छा ये सही पूछा है आपको सही नहीं बताना, इसमें से कोई एक गलत है और आपको गलत आप देना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। चलिए कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 5 के लिए कमेंट करेंगे कि दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है। चलिए दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा गलत है बताएंगे। चलिए बिल्कुल चलिए बिल्कुल चलिए बिल्कुल बहुत सारे लोग 5 का डी बता रहे हैं, 5 का डी बता रहे हैं, मैक्सिमम 5 का डी ए अच्छा मैक्सिमम डी। अच्छा कुछ लोग ए और डी मतलब आप उलझे हैं ए और डी में, ए और डी में उलझे हैं। 5वें प्रश्न में आज का पहला झटका इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यह बात सही है कि कच्चा दूध यदि आप पी लेते हैं तो आपके पेट के अंदर इसको पचने में 2 घंटे 15 मिनट समय लगता है, लेकिन उबला दूध 1 घंटे 30 मिनट में नहीं पचता है। यह पचता है कितनी देर में? तो दोस्त ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कच्चा दूध पीते हैं तो इसको पचने में 2 घंटे लगते हैं। करा कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में और करा पूर्णतः उबला अंडा तो ये 3 घंटे 30 मिनट में। अब देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है, चलिए दोस्त देख लीजिएगा। एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप कच्चा दूध पीते हैं तो 2 घंटे 15 मिनट, उबला दूध पीते हैं तो 2 घंटे, और आप पूरी तरह उबला अंडा अगर करते हैं तो 3 घंटे 30 मिनट,
कह रहा कम उबला अंडा अगर आप खाते हैं तो इसको 3 घंटे, लेकिन कच्चा अंडा फेटा हुआ तो 2 घंटे, और कह रहा कच्चा अंडा तो 1 घंटे 30 मिनट। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलेगा दोस्त, और ये आएंगे भोजन से, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार प्रश्न होगा, भोजन का बहुत शानदार प्रश्न है। कह रहा असत्य कथन की पहचान करिए, क्या दूध का संरक्षण कह रहा उबाल करके किया जाता है, कह रहा पके चावल का संरक्षण खुले में नमी से बचाकर किया जाता है, कह रहा क्या आम को हम लंबे समय तक संरक्षण अचार बना करके करते हैं, और कह रहा कि क्या हरी धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रख करके संरक्षित किया जाता है। दिए गए जोड़े में से कौन सा असत्य है या कौन सा गलत है आपको बताना है। चलिए दोस्त कमेंट करिएगा, प्रश्न नंबर 6 के लिए कमेंट करेंगे, प्रश्न नंबर 6। चलिए बिल्कुल, चलिए 6 का बी, मैक्सिमम का कमेंट आ रहा है 6 का बी और सी। चलिए 6 का, अच्छा चलिए बिल्कुल बिल्कुल नहीं, चलिए बिल्कुल 6 का बी बहुत सारे लोग बता रहे हैं, और ये द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पका चावल। अगर पका चावल आपके घर में बचा हुआ है तो आप खुले से नमी नहीं, खुले से नमी में बचाने के लिए आप क्या करते हैं, आप ध्यान दीजिए, जैसे आपके घर में आलू है, आपके घर में प्याज है, आपके घर में लहसुन है, तो आप नमी से दूर इसको खुले स्थान में बचा करके रखते हैं, तब ये लंबे समय तक संरक्षित रखती है। लेकिन अगर पकाया हुआ चावल आपके घर में बच गया तो एक बड़े भगोने में पानी लीजिए और कटोरी में चावल लीजिए, और उसी पानी वाले भगोने में चावल को ऐसे बीच में छोड़ दीजिए, वो चावल लंबे समय तक खराब नहीं होगा। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब यहां पर हम एनसीईआरटी क्या कहती है ये भी देख लीजिएगा। तो एनसीईआरटी को मिलाने के लिए बोला था, तो देखिए हमने आपको बताया प्याज और लहसुन, तो देखिए खुले में रखते हैं नमी से क्या करके, बचा करके। दूध आप जानते हैं समय समय पर अगर नहीं उबालेंगे तो फट जाता है। हरी धनिया को हमेशा गीले कपड़े से लपेटकर जो बच गया वो सामने वाला एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की ओर बढ़ते हैं। आएंगे दोस्त प्रश्न नंबर 7 की ओर, और देखिएगा अलबरूनी से 3 बार प्रश्न आया हुआ है, और अलबरूनी के हमने कुछ नए तथ्यों को शामिल कर लिया है। जो आया है वो तो है ही, साथ ही साथ कुछ आपके एग्जाम के लिए जो अन्य महत्वपूर्ण नए हैं। क्या कह रहा है, कह रहा अलबरूनी के यात्रा विवरण के बारे में असत्य कथन की पहचान करिए। कह रहा कि भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं, ये मतलब अलबरूनी ने वर्णन किया। तो देखिए एक साल प्रश्न क्या है, उसने सीधा कहा कि अलबरूनी ने भारत के किसका वर्णन किया है, तो तालाबों का। तो देखिए पहला कह रहा भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं, बी का पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जुड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते हैं, सी का तालाब की सीढ़ियां चढ़ने व उतरने के लिए एक ही होती हैं, और डी का अलबरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। देखिए जितने लोग लाइव हैं सारे लोग कमेंट करिए, जितने लोग लाइव हैं सारे लोग कमेंट करिए, और अगर आप कमेंट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा आप कभी भूलेंगे नहीं। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं सभी लोग कमेंट करेंगे, और आज की क्लास आप ध्यान दीजिएगा कि सब कुछ आपको याद होता जा रहा है, और चीजें एक बार दोबारा देख लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल कमेंट करिए, चलिए कमेंट करें, कमेंट करें। चलिए बहुत सारे लोग 7 का सी बी कमेंट कर रहे हैं, 7 का सी बी। चलिए कुछ लोग डी भी कह रहे हैं। मैक्सिमम के जवाब आ रहे हैं बी, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर थे, तो आप ध्यान दीजिएगा कि भारत की प्राचीन शैली विशेष महत्व रखता है क्या, तालाब। दूसरी बात कि उन दिनों बहुत ज्यादा ऐसे आधुनिक जो मेटल आप यूज करते हैं इसका आविष्कार नहीं था। पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब पर घाट की तरह बनाए जाते थे सीढ़ियां, तो ये भी राइट है। और ये कह रहा है कि अलबरूनी उज्बेकिस्तान का, ये तो कई बार पूछा आपके एग्जाम में, ये चीज आया हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है,
ये नया प्रश्न है कि तालाब की सीढ़ियां चढ़ने उतरने के लिए एक ही होती थी। ये गलत बात है। चढ़ने के लिए सीढ़ियां अलग होती थी और उतरने के लिए अलग होती थी, इसलिए कभी भीड़ होने पर भी वहां पर किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं होता था। चलिए देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है, देखिए क्या करिए, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये साफ साफ बात करिए अल बेरूनी की नजर से। इसने क्या कहा, ये हजारों साल पहले भारत आया हुआ था, कह रहा यहां के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। पहली लाइन देखिए साफ साफ इसकी पुस्तक से लिया गया है। दूसरी बात कह रहा है अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। दूसरी लाइन देखिए, कह रहा इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती थी और कह रहा लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते क्या होते थे। देखिए साफ साफ लिखा है उतरने और चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते थे और यहां कभी भी भीड़ लगने में परेशानी नहीं होती थी। इस बात का जिक्र सीधे कौन किया है, अल बरूनी ने किया है। चलिए और देखिए उज्बेकिस्तान, मतलब जहां से आया था उसको उज्बेकिस्तान कहते, तो ये बात आपके एग्जाम में आ भी चुका हुआ है। चलिए दोस्त, ये इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर ये देखिए, ये एकदम बिल्कुल यूनिक प्रश्न है और मैं कह रहा हूं इस प्रश्न का उत्तर जो बनाएगा वास्तविक मायने में मानूंगा कि वो तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है, दड़की माई का संबंध भारत के किस राज्य से है। ये आपके एनसीईआरटी का यूनिक क्वेश्चन है जहां से आजकल नए प्रश्न बनाए जाए। कह रहा है इनका संबंध गुजरात से है, राजस्थान से है, झारखंड से है, कर्नाटक से। प्रश्न नंबर 8 के लिए हम जरूर निश्चित तौर पर कमेंट लेना चाहेंगे। प्रश्न नंबर 8 के लिए कमेंट लेना चाहेंगे। चलिए बिल्कुल कमेंट करेंगे, चलिए कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल ए, चलिए ए बी, बहुत सारे लोग ए कर रहे हैं, बी भी कर रहे हैं। चलिए मैक्सिमम 8 का बी और सी कर रहे हैं, मैक्सिमम 8 का बी और सी कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल बी और सी कर रहे हैं, मैक्सिमम बी और सी कर रहे हैं, राजस्थान। चलिए ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल शानदार जवाब है आपका, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मैक्सिमम पहली बार सुन रहे हैं। चलिए हम दिखाते हैं दड़की माई यहां पे किस प्रकार से क्या लिखा हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, साफ साफ आपके एनसीईआरटी में ये चीजें समाहित की हुई है। और देखिए क्या कह रहा है, मतलब ये तरुण भारत संघ, एक तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि तरुण भारत संघ का संबंध किस चीज से है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसका संबंध है किससे, जल संरक्षण से। किससे है, जल संरक्षण से। अब जल संरक्षण से क्या है, ये है दड़की माई, राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं और इनके गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी और जब गर्मी में कुओं सूख जाते थे तो इनको स्थान छोड़ना पड़ता था। आगे क्या करें, दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। अब जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज्यादा दूध मिलने लगा, लोगों की कमाई भी बढ़ी और लोग दूध का क्या मावा बना करके बेचते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि दड़की माई का संबंध हमने पूछा था राजस्थान, अब ये भी पूछ सकता है कि संबंध किससे है, तो आप यहां पर ये भी ध्यान देंगे कि इनका संबंध किससे, जल संरक्षण से। क्लियर हुआ। चलिए ये सब यूनिक क्वेश्चन है बिल्कुल, जो सीधे सीधे एग्जाम में चले आते हैं। जस्ट पिछली बार का आपका प्रश्न, पिछली बार का प्रश्न है ये, और इसमें पिछली बार ये पूछा था दांडी यात्रा किस राज्य से प्रारंभ की गई थी, और इस बार हमने थोड़ा इसको व्यापक कर दिया। कह रहा कि दांडी यात्रा के संदर्भ में विचार करें, यह घटना 1935 ईस्वी की है। दूसरा कह रहा इसमें अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की गई थी। कह रहा धूप में समुद्र के जल को सुखाकर नमक बनाया जाता है और आपको नीचे कूट दिया गया, बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए अब हम आपको नीचे के कूट दिखा देते हैं, 1 2 3 4 के आधार पे आप कूट देख लीजिएगा। चलिए दोस्त,
चले बिल्कुल, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि कह रहा यह घटना, तो आप ध्यान देंगे यह घटना 1935 की नहीं, बल्कि यह घटना 1922 ईस्वी की। यह घटना कब की है? 1922 की। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, बाकी 2 और 3 सही है। तो यहां पर आपसे देखिए, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि संदर्भ में विचार करें और यहां पे असत्य कथन की पहचान करें। तो 1922 की घटना बाकी सही है, अतः आपका राइट आंसर क्या हो गया? इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे क्यों आएंगे। अब देखिए ये यहां पे दांडी यात्रा का पूरा वर्णन उस समय महात्मा गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में किया है। अच्छा 22 में 1930 था, यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या कर रहा है, यह घटना 1930 ईस्वी की है और यह भारत की आजादी से पहले का है। क्या कह रहा है? बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी, ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था और इस कानून से लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों में महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे और गांधी जी का कहना था जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिशें कैसी। और उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? तो समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियां बनाकर भर दिया जाता है और तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं पर रह जाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं और प्रश्न नंबर 10 की ओर। कह रहा एनीमिया का क्या उपचार है, मतलब एनीमिया रोग होने पर यहां पे इसका उपचार क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी या आयरन की, लोहे की कमी हो जाती है। तो क्या है इसके उपचार के तौर पे गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का किया जाता है, या कह रहा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 के लिए दोस्त कमेंट करेंगे, प्रश्न नंबर 10 के लिए कमेंट करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर, बिल्कुल चलिए बिल्कुल, चलिए बिल्कुल 10 का मैक्सिमम डी बता रहे हैं, 10 का मैक्सिमम डी बता रहे हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ही बताया कि हीमोग्लोबिन जो लोहे की कमी हो जाती है, तो ध्यान दीजिएगा कि जिसमें जिसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है वो खाने का सलाह दिया जाता है। तो इसमें गुड़, इसमें आंवला और इसमें हरी पत्तेदार सब्जियों का विशेष रूप से सलाह दिया जाता है। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब आएंगे और ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी क्या कहती है। तो सबसे पहले हम एनीमिया क्या है, तो ध्यान दीजिएगा एक कहानी के तौर पर इसको दर्शा गया है। करा खून टेस्ट से मेरा भी हुआ, सिरिंज इंजेक्शन भरकर खून लिया गया और जांच में क्या पाया गया? एनीमिया निकला। क्या करा? तो रजत कहता है यह क्या होता है? तो कह रहा डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को एनीमिया बोलते हैं। कह रहा डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी, मतलब इसमें क्या आती है? चलिए एक बार कंफर्म करा दें, आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म करा दें, आवाज आ रही है? एक बार आप कंफर्म करा देंगे, आवाज आ रही है? चलिए बिल्कुल एक बार कंफर्म करा देंगे, आवाज आ रही है? चलिए एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, एक बार आप रिफ्रेश कर लेंगे, आवाज आ रही है? चलिए एक बार कंफर्म कर लेंगे, एक बार कंफर्म करिए, आवाज आ रही है? चलिए एक बार सभी लोग रिफ्रेश कर लेंगे। चलिए बिल्कुल आने लगी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हम आपसे बात कर रहे हैं कि मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए रोनाल्ड रोज को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन मेरे कह रहा है क्या 1900 को मिला था, बी कह रहा 1902 ईस्वी में मिला था, सी कह रहा 1905 ईस्वी में और डी कह रहा 1910 ईस्वी में।
तो दोस्त ध्यान दीजिए, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। अब देखिए यहां से आपको दो बातें आपके एग्जाम में पूछती है, यहां से संबंधित दो बातें आपके एग्जाम में पूछता है। एक तो आपसे मलेरिया के संबंध में पूछता है कि मलेरिया की दवा, तो मलेरिया की दवा के लिए देखिएगा एनसीईआरटी में लिखा है कि मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। और पहले लोग छाल को क्या करते थे, उबाल कर और छान कर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाने लगे। तो अब ये ध्यान दीजिएगा सीधे तौर पर मशीनों के पर। तो पहली बात की मलेरिया परजीवी की दवा किससे बनाई जाती है, तो सिनकोना पेड़ के माध्यम से। और अगली बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारे रोनाल्ड रॉस थे, इन्होंने ये परजीवी का इन्होंने खोज किया। और इसी खोज के लिए यहां ध्यान दीजिएगा कि रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला। और 1905 ईस्वी में वे मरे, और मरते हुए भी वे कह रहे थे कुछ ढूंढ लूंगा, कुछ नया यहां पे नया ढूंढ लूंगा। तो अब देखिए आपसे ये केवल स्टेटमेंट पूछ सकता है, यह स्टेटमेंट किससे संबंधित है, तो आप ध्यान दीजिएगा यह स्टेटमेंट सीधे तौर पर संबंधित है किससे, रोनाल्ड रॉस से। किससे संबंधित है, रोनाल्ड रॉस से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और कह रहा है कि पहाड़ चढ़ते समय ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी पर विचार करें। यह बिल्कुल ये कई बार रिपीट कर चुका है प्रश्न। कह रहा कि बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा ग्रुप में सबसे आगे चलना। सी कह रहा जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। और डी कह रहा सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। तो दोस्त जो पहाड़ चढ़ते समय या जब माउंटेन पर चढ़ा जाता है, तो वो जहां पे सहायक होते हैं उनका क्या यहां पर योगदान है, तो आपको क्या करा विचार करना। अब इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसका मतलब इसमें से 3 सही है और 1 गलत है, और जो स्टेटमेंट गलत है उसी को बताना है। चलिए अच्छा बी गलत है। चलिए तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ये स्टेटमेंट गलत है। अब अगर हम सही की बात करें तो बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, तो बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना ये एकदम साफ साफ एनसीईआरटी की लाइन है। दूसरा कह रहा जो चल ना पाए उसको हाथ पकड़कर चढ़ाना, ये भी सही है। और कह रहा सबके खाने पीने का इंतजाम करके देखना, तो गलत ऑप्शन हमारा बी है और ए सी डी सही है। तो ए सी डी इसके आधार पे चौथा। अब चलिए एनसीईआरटी क्या कहती है इसको देखिएगा, तो देखिए क्या कह रहा है, पहाड़ पर चढ़ने के रास्ते कैसे कैसे होते हैं, चित्र बने। अब कह रहा है कि ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी क्या, कि बाकी लोगों का सामान उठाने में उसे क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। डी कह रहा पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना चाहिए, इसका मतलब कि वो ग्रुप के पीछे पीछे चलना चाहिए। तो इसी के आधार पर रॉन्ग कराया गया था। आगे कह रहे जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। और नेक्स्ट करा रुकने के लिए जगह ढूंढना। और नेक्स्ट करा साथी के बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखना। और नेक्स्ट करा सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। चलिए नेक्स्ट आएंगे, कह रहा माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम पूछ रहा है। कह रहा क्या इसका नाम उत्तर काशी है, कह रहा क्या इसका नाम रोहतांग है, और कह रहा इसका नाम सागर माथा है, और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट को हम नेपाली भाषा में बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं सागर माथा। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिएगा यहां पर ध्यान देंगे इसके बारे में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले तो इसकी ऊंचाई को लेकर के विवाद होता है। तो सबसे पहली बात तो यह ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहां साफ साफ लिखा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 8900 मीटर, 8900 मीटर ऊंची चोटी है। पहले आप 88-80 जानते थे, लेकिन ये ध्यान दीजिए अपडेट जो 2020 की एनसीईआरटी आई इसने साफ साफ 8900 मीटर का जिक्र किया। और अगर माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम क्या है इसका, सागर माथा है। चलिए और इसी के आधार पे कई स्टेटमेंट आप यहां से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, कह रहा असत्य कथन की पहचान करें। और ये कांसे ब्राज को लेकर के भी आपके एग्जाम में लगातार कई बार प्रश्न बने हैं। कह रहा असत्य कथन की पहचान करें
ऑप्शन नंबर एक है आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे का प्रयोग करते आए हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कांसे का निर्माण तांबा और टीन पिघला करके करते थे। सी कह रहा है कांसे से सुंदर वस्तुएं तैयार की जाती थी। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई गलत नहीं है, असत्य कथन आपको बताना है। चलिएगा, चलिए कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 14 के लिए। प्रश्न नंबर 14 के लिए आप कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल मैक्सिमम यहां पे क्या बता रहा है, चलिए 13 का सी, 13 का सी, चलिए मैं बिल्कुल मैक्सिमम 13 का सी बता रहा है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, तांबे और टीन को पिघला करके करते थे। तो जब तांबे और टीन को पिघला करके बनाते क्या थे, तो ध्यान दीजिएगा ये कांसे का निर्माण करते थे। और कांसे से ये बनाते क्या थे, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। और असत्य पूछा, कोई सत्य नहीं है, तो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, कह रहा कि कांसे की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। और आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में से तांबा और टीन कैसे निकालें, पिघलाते होंगे और फिर कैसे उनसे सुंदर सुंदर चीजें बनाते होंगे। तो देखिए सुंदर वस्तुएं बनाने का जिक्र एनसीईआरटी करता है और कह रहा है कि तांबा और टीन को आपस में क्या करके पिघला करके बनाया जाता था, क्या, कांसा। तो ये आपका महत्वपूर्ण बातें थी। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आएंगे और प्रश्न नंबर बात करेंगे 15 की। यहां पे सुनीता अंतरिक्ष में, सुनीता विलियम्स की बात कर रहा है। सुनीता अंतरिक्ष में नामक पाठ के संदर्भ में विचार करिए। कह रहा है कि हम एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते थे। कह रहा पानी बुलबुलों की तरह उड़ता फिरता था। नेक्स्ट कह रहा अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े ही रहते थे। कह रहा क्या एक सही है, एक और दो सही है, कह रहा 1 2 3 सही है, और कह रहा इनमें से कोई नहीं सही है। प्रश्न नंबर 15 के लिए कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 15 के लिए चलिए बिल्कुल कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 15 के लिए कमेंट करेंगे। चलिए और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए वहां पर क्या है कि वायुमंडल का अभाव होता है और इसके साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण शक्ति का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अभाव पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कोई भी वस्तु नीचे की ओर नहीं जाती है बल्कि वो हवा में तैर रही होती है। तो हम एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते हैं, इसका सीधा सा मतलब हम हवा में उड़ते रहते हैं। तरह पानी के बुलबुलों की तरह उड़ता फिरता था, मतलब पानी के बुलबुले भी हवा में उड़ रहे थे और अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े रहते हैं। सुनीता विलियम्स कंघी के परिप्रेक्ष्य में बात की थी। तो देखिए चलिए हम उनके स्टेटमेंट को देखते हैं और प्रश्न 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें। क्या क्या कह रहे हैं, कह रहे हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे, यान में एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे पहुंचते थे, तैरते हुए। आगे क्या कह रहा है, पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता था। कर अब पता है हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह से क्या कर लेते, साफ कर लेते थे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कहा वहां खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने के कमरे में जाते थे और उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ करके उसको खाते थे। आगे कह रहा अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि बाल हमेशा ही क्या रहते थे, खड़े रहते थे। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा चल न पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, ये सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना तो अपने आप को बेल्ट से बांधो, कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, उसे भी दीवार के साथ बांधे रखो। अंतरिक्ष में रहना मजेदार था परंतु उसके साथ और क्या था, मुश्किल था। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सुनीता अंतरिक्ष में, ये उस चैप्टर से था।
वहीं से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन सकता है, कह रहा असत्य कथन की पहचान करें। सुनीता जब 5 साल की थी तब उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा था। कह रहा 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। सी कह रहा सुनीता अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा रहने वाली दूसरी महिला है। और डी कह रहा सुनीता ने बच्चों से पूछा कि इन्होंने क्या बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा आप जैसा। चलिए कमेंट करिएगा प्रश्न नंबर 16 के लिए। प्रश्न नंबर 16 के लिए कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल प्रश्न नंबर 16 के लिए आप कमेंट करेंगे। चलिए मैक्सिमम 16 के लिए कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल, चलिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। एक बार कमेंट करें, साफ दिखाई दे रहा है। चलिए बिल्कुल, चलिए दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, सुनीता अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए एकदम साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला। और आपके एग्जाम में क्या बोला था, दूसरी महिला। तो दूसरी के आधार पर स्टेटमेंट गलत था, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि जमीन के अंदर से प्राप्त होने वाले तेल से नहीं बनाया जा सकता। दोस्त निश्चित तौर पर एक प्रश्न आपसे पूछ रहा है, किससे, हर साल पूछ रहा है पेट्रोलियम से। हर साल पूछ रहा है किससे दोस्त, पेट्रोलियम से पूछ रहा है। तो कह रहा जमीन के अंदर प्राप्त होने वाले तेल से नहीं बनाया जा सकता है। कह रहा प्लास्टिक और पेंट नहीं बनाया जा सकता है, या इसका प्रयोग एलपीजी बनाने में नहीं किया जा सकता है। सी कह रहा कोल तार एवं ग्रीस बनाने में नहीं किया जा सकता। और कह रहा डी कह रहा खाना पकाने में नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 17 के लिए, प्रश्न नंबर 17 के लिए कमेंट करेंगे दोस्त। प्रश्न नंबर 17 के लिए, प्रश्न नंबर 17 के लिए कमेंट करेंगे आप। चलिए और ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पेट्रोलियम उत्पाद के माध्यम से आप प्लास्टिक और पेंट जैसी वस्तुएं बना सकते हैं। एलपीजी गैस उसी से निर्मित की जाती है। कोल तार जिसको आप ड्रामर बोलते हैं, जो काला वाला सड़क बनाते हैं, तो ये हम उसी उत्पाद से बनाते हैं। और इसी के जस्ट जुलाई पूछा था ग्रीस, ग्रीस। आप ध्यान दीजिए, हम खाना क्या पेट्रोलियम वाले तेल से बनाते हैं क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं। और इसी के आधार पर असत्य कथन डी था। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, एक मिनट यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आपके एनसीईआरटी में साफ साफ एक यहां पे पॉइंट जुड़ा है कि जमीन से मिलने वाला खजाना। कह रहा क्या कह रहा है कि निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। यह आपके एग्जाम में आ चुका है। कैसा होता है, तो गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है और इसमें घुली मिली छुपी होती है बहुत सारी चीजें। इन चीजों को अलग अलग साफ करने से तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। और क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है, इस तेल से हमें क्या क्या मिलता है, तो देखिए इसी से प्रश्न पूछा था। केरोसिन जिसको हम बोलते हैं मिट्टी का तेल, इससे मिलता है डीजल, इससे मिलता है पेट्रोल, इससे मिलता है इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन। ध्यान दीजिएगा, और इसे खाना पकाने की गैस प्रयोग की जाती है, मोम प्रयोग किया जाता है और कोलतार, और साथ ही साथ आए हुए एग्जाम में प्रश्न ग्रीस। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए आइएगा, दोस्तों इस क्लास के लिए सिर्फ एक ही शब्द है मेरे पास, और वो है सिर्फ वाओ। दोस्तों यह 50 क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि पूरे सिलेबस का एक सार दे दिया है सर ने आपको। और एज पर एक्सपेक्टेशन आपकी संख्या दोस्तों नहीं है। अगले आधे घंटे में प्लीज, अगले आधे घंटे में संख्या 12 से 15 हजार पहुंच जाइए प्लीज। एक बार
सर लगातार धुआंधार पढ़ा रहे हैं आपको, हर क्वेश्चन ऑथेंटिक प्रूफ के साथ पढ़ा रहे हैं। प्लीज एक बार लाइक करिए और प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक बार जम के शेयर कर लीजिए 1 मिनट में। प्लीज शेयर इन ऑल द ग्रुप्स, आपके पास जितने ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, एवरीवेयर, प्लीज मेक शेयर। प्लीज शेयर करें। सर ने बहुत दमदार, हम लोग तो यही बैठे हुए दोस्तों देख रहे हैं, प्लीज हौसला अफजाई करें। इस संख्या को तुरंत 10,000 अगले 10-15 मिनट में प्लीज पहुंचाइए और उसके बाद इसे 15,000 के टारगेट पे ले जाइए। प्लीज जस्ट आई वुड लाइक टू जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज हौसला अफजाई करें, सर को मोटिवेट करें प्लीज। सर एकदम मैं टाइम नहीं लेना चाहूंगा दोस्तों को, आप जिसमें प्लीज एक बार लाइक और शेयर करें प्लीज। चलिए दोस्त, आते हैं प्रश्न नंबर 18 के क्रम की ओर, और प्रश्न नंबर 18 पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 के क्रम पर आप ध्यान देंगे। क्या कह रहा है? कह रहा श्रीनगर में पाए जाने वाले घर की विशेषता नहीं है, मतलब आपको श्रीनगर में घर में पाए जाने वाले घरों में क्या निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग दिया है? कह रहा कि हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं, मतलब श्रीनगर में जो हाउस बोट पाए जाते हैं इनकी लंबाई 80 फुट तक होती है। बी कह रहा हाउस बोट की नक्काशी को खत्म बंद कहते हैं। सी कह रहा पत्थर को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। और डी कह रहा यहां के किसी भी घर पर मेहराब का प्रयोग नहीं किया गया है। तो चलिए कमेंट करेंगे दोस्त प्रश्न नंबर 18 के लिए, कमेंट करेंगे दोस्त प्रश्न नंबर 18 के लिए। और चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? हाउस बोट 80 फुट लंबे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कश्मीर में पाए जाते हैं और हाँ, ये यात्रियों को लुभाने के लिए 80 फीट लंबे, इसमें अधिकांश यात्री आए और यात्राओं के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, हमें नहीं चाहिए। कह रहा हाउस बोट की नक्काशी को खत्म बंद बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यात्रियों को, टूरिस्ट को लुभाने के लिए आकर्षक लकड़ी पर नक्काशी की जाती है और वही लकड़ी की नक्काशी कहलाती है क्या? खत्म बंद। कह रहा पत्थर को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। तो कश्मीर के गांव में ध्यान दीजिएगा, चूंकि पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं इसलिए पत्थरों के टुकड़े एक के ऊपर एक रख करके वहां पर घर गांव के साइड में बनाए जाते हैं। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। कह रहा यहां के किसी भी घर पर मेहराब का प्रयोग नहीं किया गया है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहां के घरों पर मेहराब का प्रयोग किया गया था, चूंकि हमें नहीं चाहिए, तो इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए कह क्या रहा है, स्टेटमेंट क्या कर रहा है, चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। हम आप चित्र के माध्यम से बताते हैं एक एक घर के बारे में और आप थोड़ा सा आसानी से और स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे। श्रीनगर के सभी प्रकार के घर, अभी तक आप लकड़ी पत्थर के घर और आप हाउस बोट जानते थे, लेकिन हम 5-6 प्रकार बनाते हैं। क्या कह रहा है? श्रीनगर में बाहर से आए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये किसकी बात कर रहा है? जम्मू कश्मीर या श्रीनगर की। हाउस बोट कितना 80 फुट लंबे होते हैं। आगे क्या कर रहा है? बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट की होती है। अब आगे क्या कर रहा है? दूसरे स्टेटमेंट क्या कर रहा है? हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है और इसमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिक्सा पजल जैसा दिखा है। तो देखिए, लकड़ियों पे इस प्रकार की जाने वाली नक्काशी को ही हम कहते हैं क्या? तो इसी को कहते हैं हम खत्म बंद। सेकंड स्टेटमेंट में था। आगे ध्यान दीजिए, जो आपने यहां पे गलत था कि देखिए यहां पर क्या है? कह रहा यहां पुराने घरों की खासियत क्या है? आप पढ़े हैं, बार बार पढ़े हैं, पत्थर के घर, ईंट के घर, लकड़ी को मिलाकर के ये बनाया जाता है और घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब होते हैं। मेहराब किसे कहते हैं? आप चित्र के माध्यम से देखिएगा, ये इस प्रकार की जो हमारी संरचना होती है, ये हमारी संरचना मेहराब कहलाती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर पाए जाते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं, मतलब कश्मीर के गांव के घरों की संरचना पत्थर के टुकड़ों को जोड़ करके बनाने वाली होती है। तो पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं और पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और इनके घर के छत कैसी होती है? ढलवा होती है, इनकी छतें ढालू होती है ताकि बर्फ और पानी पड़ने पर वो आसानी से नीचे की ओर गिर जाए। चलिए, और एक लास्ट यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कश्मीर में पाए जाने वाले पुराने घरों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? कि इनकी जालीदार खिड़कियां होती हैं
और ये बाहर की ओर उभरी होती हैं और इनको क्या कहा जाता है? डब कहा जाता है। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है डब से किसका संबंध है, तो इस बार को ध्यान दीजिएगा कि इस पर बैठ करके बाहर का नजारा बढ़िया दिखता था, तो यहां पर बैठ करके नजारा देखने के लिए जालीनुमा संरचना में घर बनाए जाते थे। चलिए, और ये देखिएगा बहुत ही शानदार प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 19 करा असत्य कथन की पहचान करें। एक करा कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले ग्रेगोर जॉन मेंडल जो थे, इनका जन्म 1842 ईस्वी में हुआ था। बी करा उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। सी करा पढ़ाई के पैसे न होने के कारण ये मठ होगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको ठ बना लेंगे, मठ लिख गया है। और कह रहा रहकर मुनि बनने के बारे में ये सोचते थे और इन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हेरिडिटी, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें असत्य कथन आपको ढूंढना है, ए बी सी और डी में बताना है। चलिए बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, चलिए बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट होगा 1822, ये स्टेटमेंट होगा 1822 और इसी के आधार पर यह गलत है कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का, इनका यहां ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ था यह 1822 ईस्वी में हुआ था। इसी के आधार पर यह आपका स्टेटमेंट गलत है। और इसके साथ ही साथ सी, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो यह शुरुआत दिनों का इनका स्टेटमेंट एनसीईआरटी में छपा है। कह रहा पढ़ाई में पैसे न होने के कारण ये मठ में रहकर मुनि बनने में के बारे में ये सोचते थे। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा इन्हें मटर के दाने पर प्रयोग किया था। तो बी सी डी ये सही है, इज द राइट। यहां पर एक मतलब गलत है, तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अब देखिए, मटर के दाने की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जहां पे स्टेटमेंट यहां पे रॉन्ग था, वो क्या था कि ग्रेगर मेंडल का जन्म कहां हुआ था? 1822 ईस्वी में हुआ था, गरीब किसान परिवार में हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, इन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम से पसीने छूटते थे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक मतलब मुनि बनने का सोचा हुआ था। यहीं से यह स्टेटमेंट जुड़ा हुआ था, वहीं से उन्होंने आगे पढ़ाई। चलिए एक बार कमेंट करेंगे, बैटरी चली गई थी, बिल्कुल बैटरी चली गई थी और वो आ गई है, बिल्कुल। चलिए बैटरी चली गई थी, आ गई है, अब बिल्कुल आ गई है। चलिए कह रहा कि ट्राली यात्रा का संबंध किस देश से है? किस राज्य से? गुजरात से है, यहां पे कह रहा राजस्थान से है, अरुणाचल प्रदेश से है, और कह रहा कि क्या यह लद्दाख से है। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, अगर हम ट्राली यात्रा की बात करते हैं तो ट्राली यात्रा, जैसे देखिए पहाड़, जैसे दुर्गम जो पहाड़ियां हैं, ऐसे दुर्गम पहाड़ियों पर रस्सियों में इस प्रकार की कुछ संरचना में, ऐसे टोकरी जैसी संरचना में बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो यहां पे माध्यम प्रयोग किया जाता था, इसी को ट्राली कहते थे। और ये हमारा कहां? भारत के लद्दाख में। चलिए देखिएगा दोस्त क्या कर रहा है, अगर हम 20 की बात करते हैं तो कह रहा है ट्राली क्या कर रहा है कि स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी पड़ती थी।
अब देखिए इस बात का जिक्र किया कहां, लद्दाख। क्या कर, ट्राली से स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है और ये दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्राली लकड़ी से बना झूले के तौर पर मतलब कि सामान दिखता है और करा पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है और हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली से बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर डी था इसका, लद्दाख। चलिए, थोड़ा सा नेट फ्लैक्चुएट कर रहा है। नेट फ्लैक्चुएट करने के कारण आज हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और यह ध्यान दीजिएगा, इस क्लास की पीडीएफ आपको तभी मिलेगी जब मैं कल पुनः आऊंगा और कल मैं टॉप 50 पुनः लेकर के आऊंगा। आज की क्लास के अलावा जो कुछ बच गए थे उनको लेकर के मैं पुनः 50 प्रश्न बनाऊंगा और ऐसे ही साक्ष्यों के साथ, और कल